अमेरिका और ईरान, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है। तनाव, दुश्मनी और एक ऐसा टकराव जो दशकों से चला आ रहा है। एक वक्त था जब ये दोस्त हुआ करते थे, और आज देखिए, हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? तेल, ताकत और धोखे की इस कहानी की जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए आज इसी पेचीदा मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। साल है 2026। दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस में सिर्फ एक ही खबर है, मिडल ईस्ट में जंग छिड़ने वाली है। सबकी निगाहें टिकी हैं अमेरिका और ईरान पर, जो एक ऐसे टकराव की दहलीज पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तारीख है 28 फरवरी 2026। आधी रात का वक्त है और अमेरिका एक जबरदस्त हमला शुरू कर देता है। कोड नेम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। सिर्फ 24 घंटों के अंदर ईरान पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जाती हैं, और इनका निशाना सिर्फ एक है, तेहरान में बैठी ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म करना। लेकिन यह हमला एक तरफा नहीं है। ईरान का पलटवार उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तबाहकुन होता है। एक रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि जवाबी कार्रवाई इतनी भयानक थी कि इजराइल में जो नुकसान हुआ उसके वीडियो पोस्ट करने पर ही बैन लगाना पड़ गया। मतलब अंदाजा लगाइए कि ये लड़ाई कितनी जल्दी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अब ये जो अभी हमने बात की, ये भले ही एक काल्पनिक सीन हो, लेकिन आज की हकीकत से ये जरा भी दूर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दो देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो आखिर इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इस पूरी कहानी की जड़ें छिपी हैं तेल में और एक बहुत बड़े धोखे में। देखिए, कहानी शुरू होती है 1951 में। ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, मोसादेक। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये बात ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और मोसादेक की सरकार को गिरा दिया, और शाह, जो अमेरिका के करीबी थे, उन्हें वापस गद्दी पर बिठा दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसे ईरान आज तक नहीं भूला है। और मजे की बात देखिए, कुछ ही साल बाद 1957 में वही अमेरिका ईरान को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है। लेकिन फिर आया 1979 का साल। इस्लामिक क्रांति हुई, शाह को भागना पड़ा और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल गया। अब कहानी में एक और बहुत ही जरूरी किरदार की एंट्री होती है, पेट्रो डॉलर सिस्टम। साल था 1974। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। डील बहुत सीधी सी थी। सऊदी अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा, और बदले में अमेरिका खाड़ी के देशों की हिफाजत की गारंटी लेगा। बस इसी एक डील ने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया और मिडिल ईस्ट को अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये कमाल का चक्र है। देखिए, दुनिया को तेल खरीदना है तो उन्हें डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। फिर तेल बेचकर जो खरबों डॉलर ये देश कमाते हैं, वो उससे वापस अमेरिकन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसी पैसे से अमेरिका अपने मिलिट्री को और ताकतवर बनाता है ताकि वो इस पूरे सिस्टम की हिफाजत कर सके। मतलब एक ऐसा साइकिल जिसने दशकों तक दुनिया पर अमेरिकी दबदबे को कायम रखा है। तो तेल और पैसे की कहानी से अब हम आते हैं इस मामले के सबसे खतरनाक पहलू पर, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, यानी परमाणु टकराव। और यहां दांव पर सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा लगी है। अब देखिए, इस न्यूक्लियर मसले को समझने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है। जब यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है तो उससे बिजली बनती है। शांतिपूर्ण काम है, लेकिन जैसे ही ये एनरिचमेंट 90% तक पहुंचता है, वही यूरेनियम एक एटम बम का फ्यूल बन जाता है। और ईरान आज कहां खड़ा है? 60% पर, जो कि वेपन्स ग्रेड के खतरनाक रूप से करीब है। अच्छा, 2015 में इस मसले को सुलझाने के लिए एक बड़ी कोशिश हुई थी। एक ऐतिहासिक डील हुई जिसे JCPOA कहते हैं। इसमें ईरान ने कहा कि ठीक है, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट में रखेंगे और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया, और ये संकट जहां था वापस वहीं पहुंच गया, बल्कि और गहरा गया। आज हालात कितने नाजुक हैं, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगाइए, 12 दिन। जी हां, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का कहना है कि ईरान के पास सिर्फ 12 दिन का ब्रेकआउट टाइम है।
इसका मतलब ये है कि अगर ईरान आज फैसला कर ले तो सिर्फ 12 दिनों के अंदर वो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल तैयार कर सकता है। बस 12 दिन। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान, जिसकी मिलिट्री ताकत अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकती, वो मुकाबला करता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक कमज़ोर पक्ष अपनी अलग तरह की ताकतों का इस्तेमाल करके एक बहुत मजबूत दुश्मन को निशाना बनाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ दिखता है। ईरान का एक शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत है लगभग $20,000। अब इसे मार गिराने के लिए अमेरिका को जो पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसकी कीमत पता है कितनी है? $40 लाख। ये एक ऐसी आर्थिक जंग है जिसे लंबे समय तक लड़ना अमेरिका के लिए भी बहुत बहुत महंगा है। ईरान सीधी लड़ाई से बचता है। इसके बजाय वो अपने प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। पहला, प्रॉक्सी फोर्स, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं, जैसे हिजबुल्ला या हूती। दूसरा, दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखना, जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देना, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, या फिर पानी की सप्लाई और समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। और अपने सर्वाइवल के लिए ईरान ने एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसे कहते हैं मोज़ेक डॉक्ट्रिन। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर कोई दुश्मन हमला करके ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर भी दे तो भी देश टूटेगा नहीं, बल्कि देश के 31 प्रांत यानी 31 अलग अलग कमांड्स आज़ाद रूप से काम करते रहेंगे और पलटवार भी कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी ईरान को एक तरह से अजेय बना देती है, कम से कम लीडरशिप को खत्म करने वाले हमलों के खिलाफ। तो इन सब के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अगला मूव क्या होने वाला है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आज की सच्चाई एक खतरनाक गतिरोध की है, एक डेडलॉक। ना तो अमेरिका के प्रतिबंध और साइबर हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पाए हैं, और ना ही अमेरिका सीधी जंग का खतरा मोल ले सकता है, क्योंकि उसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। दोनों ही पक्ष एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के दौर में क्या किसी देश की असली सुरक्षा गारंटी एक एटम बम बनाने में है, या सिर्फ उसे बनाने की दहलीज पर खड़े रहने में है? मतलब बम बनाए बिना बस बम बनाने की काबिलियत रखना ही क्या सबसे बड़ी ताकत है? ईरान का ये मामला हमें आने वाले वक्त में ग्लोबल सिक्योरिटी के बदलते नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।